तो मेरे प्यारे साइंटिस्टों, फ्लक्स एग्जैक्टली होता क्या है, फिर वो चाहे ग्रेविटेशनल फ्लक्स हो या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो और या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स हो, इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये एग्जाम्पल क्या है। तो इसके लिए मैंने फ्री स्पेस में एक फील्ड को कंसीडर किया। मान लेते हैं कि ये किसी चीज़ की फील्ड है, जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो इसमें अंदर अगर कोई भी मास होगा तो उस पर फोर्स लगेगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो इसके अंदर अगर कोई चार्ज होगा तो उस पर फोर्स लगेगा। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हुई तो इसके अंदर अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर होगा या मेटल का टुकड़ा होगा तो उस पर फोर्स लगेगा, या फिर कोई मूविंग चार्ज होगा तो उस पर फोर्स लगेगा। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये कोई फील्ड है। अब इस फील्ड के अंदर फोर्स कैसे लगता है, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है जिसे बोलते हैं फील्ड लाइन। ये फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि हमें बताती है कि किसी भी जगह पर, किसी भी बॉडी पर कितना फोर्स लगेगा। तो अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर ये जो फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी बॉडी पे कितना फोर्स लगाएगी, उस चीज को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो फील्ड लाइन होती है, ये सारी की सारी फील्ड लाइन एक बराबर फोर्स लगाती हैं, यानी एक जैसा फोर्स लगाती हैं। मान लेते हैं कि अगर एक फील्ड लाइन 1 न्यूटन का फोर्स लगाती है तो इसका मतलब सभी की सभी लाइनें अगर हम सिंगल तौर पे देखें एक एक करके तो वो सब भी 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगी। ये फील्ड लाइन का पहला नेचर होता है। फिर वो चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड की लाइन हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन हो। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर कितना फोर्स है, इसके लिए हमें एक बॉडी को रखना पड़ेगा और उस बॉडी को हमने मान लेते हैं किसी एक पॉइंट पर रख दिया। और उस पॉइंट पर रखने के बाद हम ये देखेंगे कि इस बॉडी से कुल कितनी फील्ड लाइन पार हो रही हैं। याद रखें कि किसी भी जगह से कितनी फील्ड लाइन पार होने का मतलब है कि उसके वो क्रॉस कर रही हैं, ना कि उसको टच करते हुए जा रही हैं। क्रॉस करने के लिए भी अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं, लेकिन मैं अभी उस डीप में नहीं जा रहा हूँ, उसको भी मैं बाद में कंसीडर करूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल मैंने मान लिया कि जो ये बॉडी मेरे पास रखी है इस फील्ड लाइन में, इससे नेट फील्ड लाइन 3 जा रही है, 1, 2 और 3। अगर एक फील्ड लाइन पर फोर्स 1 न्यूटन का मिल रहा है हमें, तो इसका मतलब हो गया कि इस बॉडी पर इस समय टोटल 3 न्यूटन का फोर्स हमें मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो फोर्स है ये कम और ज्यादा कैसे हो सकता है? इस फोर्स का कम या ज्यादा होने का सिर्फ 3 कारण है। पहला कारण ये है कि या तो ये एरिया जो है बड़ा हो जाए, इससे इसके अंदर से ज्यादा फील्ड लाइन पास हो पाए, तो ये फोर्स अपने आप बढ़ जाएगा। या तो ये एरिया छोटा हो जाए तो भी ये फोर्स जो है कम हो जाएगा। इसका मतलब एरिया अगर बदलता है तो फोर्स भी बदलेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि फोर्स को मेजर करने के लिए एरिया ही हमें चाहिए होता है, हम लेंथ या वॉल्यूम नहीं ले सकते। अगर लेंथ लेंगे तो लेंथ से कोई भी लाइन क्रॉस नहीं होगी, वॉल्यूम लेंगे तो वॉल्यूम भी कई सारे सरफेस एरिया से ही मिलकर बना होता है। तो जो लाइन होंगी वो बेसिकली हर एरिया से ही क्रॉस हो रही होंगी। अब दूसरा कारण क्या है? पहला कारण तो हो गया एरिया का बदलना। दूसरा कारण ये है कि अगर मान लीजिए आप एरिया को नहीं बदलते हैं और आप इस एरिया को आप जो है अपनी जगह से हटाकर किसी दूसरी जगह रख देते हैं जहाँ पर ये फील्ड लाइन काफी पास हैं, जैसे मैं इसको इस साइड में रख दे रहा हूँ, एन यानी नॉर्थ पोल के पास। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि फील्ड लाइन काफी पास होने के कारण अब इसी बॉडी से काफी मात्रा में निकल रही हैं, यानी काफी क्वांटिटी में निकल रही हैं। अगर मैं गिनता हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें निकल रही हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अब इस बॉडी पे नेट 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि बॉडी पर जो फोर्स की वैल्यू है ये एरिया के बदलने के साथ साथ बदलती है। दूसरा, अगर हम फील्ड लाइन के नंबर्स को देखें, यानी कि कहीं पर वो ज्यादा है कहीं पर कम है, फील्ड लाइन की डेंसिटी उस पर भी निर्भर करता है। अब यहाँ पर एक और चीज है, वो है एंगल। एंगल को हम बाद में कंसीडर करेंगे। तो अब ये जरूरी है कि यहाँ पर ये जो फोर्स का फैक्टर है किसी भी बॉडी पे कितना लगेगा, इस चीज को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैटर कर रही है नंबर ऑफ लाइंस कितनी पास हो रही है, और ये डिपेंड कर रहा है एरिया के साइज पर और उसकी पोजीशन पर, यानी कि फील्ड डेंसिटी पर। तो इसको रिलेट करने के लिए हम एक और कंसीडरेशन करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब हो गया कि इस फील्ड में आप बॉडी को कहीं भी इधर से उधर शिफ्ट करेंगे तो आप उसके जो नंबर ऑफ लाइन है उनमें किसी तरह का चेंज नहीं देखेंगे। अब हमने इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उस बॉडी को रखा जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो अब इस बॉडी के 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितनी फील्ड लाइन जा रही है, तो वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है। टोटल लाइन है 3। तो हमारे पास नेट फोर्स जो मिलेगा इस बॉडी के लिए वो 3 न्यूटन का हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू 3 न्यूटन।
अब अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एरिया को 1 मीटर स्क्वायर से बढ़ाकर 2 मीटर स्क्वायर का कर दें, तो ऑब्वियस सी बात है 2 मीटर स्क्वायर में कितनी जाएंगी, 3 इंटू 2। अब इसी तरह अगर हम एरिया को बढ़ाते जाएं, मान लीजिए 3 मीटर स्क्वायर कर दें, तो अब नेट फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, उस एरिया की वैल्यू इंटू फोर्स ऑन यूनिट एरिया यानी कि 3। तो अगर हम इस जो फोर्स ऑफ यूनिट एरिया लग रहा है, फोर्स ऑन यूनिट एरिया जो लग रहा है, अगर हम इसको B कंसीडर कर लें और ये जो नंबर बढ़ रहे हैं एरिया के, इसके लिए हम एक वेरिएबल एरिया ले लें, A कर लें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर किसी भी एरिया से कुल कितना फोर्स लगेगा, कितनी फील्ड लाइन पास होंगी आसानी से। और ये जो प्रोडक्ट निकल करके आ रहा है B और A का, यहाँ पर B बेसिकली फील्ड इंटेंसिटी ही होती है, जिसको मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बताया। तो यही B और A को, प्रोडक्ट को ही हम कहते हैं फ्लक्स बेसिकली। और यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काम करता है, इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड में भी ये काम करता है। अब चूंकि ये जो फ्लक्स है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है और एरिया है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वेक्टर क्वांटिटी आपस में प्रोडक्ट करती है तो या तो उनको डॉट से करते हैं हम, या तो क्रॉस से करते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उनके प्रोडक्ट से बनने वाली क्वांटिटी कौन सी है। यहाँ पर बनने वाली क्वांटिटी जो है वो स्केलर है, इसलिए उनके बीच का प्रोडक्ट डॉट से किया जाएगा। अगर बनने वाली क्वांटिटी वेक्टर निकल करके आती तो हम क्रॉस से करते। अब डॉट होने के कारण अगर हम वेक्टर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर BA cos थीटा हमें लगाना पड़ेगा, और ये थीटा बेसिकली B और A के बीच का एंगल होता है। B और A के बीच का एंगल का मतलब हो गया कि अगर एरिया वेक्टर जो कि एरिया के एक परपेंडिकुलर होता है कुछ इस तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि मान लीजिए इस तरह जा रही है, इनके बीच के एंगल को अगर हम देखें तो अगर ये मान लीजिए 90 डिग्री हुआ तो उस सिचुएशन में हम थीटा 90 रखेंगे, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि फ्लक्स 0 हो जाएगा, और फ्लक्स 0 होने का मतलब है कि उस पर नेट फोर्स भी 0 हो जाएगा, किसी तरह से कोई भी इंटेंसिटी मौजूद नहीं रहेगी, जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे थे कि फ्लक्स का मतलब क्या है। इसी तरह से अगर यहाँ पर एरिया वेक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ 0 डिग्री पर कर देते हैं, तो यहाँ पर हम cos 0 रखेंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू में मिलेगी, जो कि होगी 5BA। इस सिचुएशन में जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा से ज्यादा उस जगह पर होगा, उस बॉडी पर, जो कि A एरिया की होगी। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा ये फ्लक्स बेसिकली हमें क्या समझाता है।